नमस्कार, तर्कश में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ बेहद ख़ास मेहमान मौजूद हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, बहुत बहुत स्वागत है तर्कश कार्यक्रम में आपका। आप आमतौर पर ये कहते हैं कि हरियाणा देश में नंबर 1 है विकास के मामले में, पर कैपिटा इनकम के मामले में, लेकिन आजकल चर्चा जो है वो गुजरात की ज़्यादा हो रही है। गुजरात के मुख्यमंत्री को भावी प्रधानमंत्री के तौर पर उनकी पार्टी पेश करने की कोशिश कर रही है। गुजरात से अगर तुलना करें हरियाणा की, आप कहाँ खड़े हैं आज? देखो, वो तो उनकी पार्टी का काम है। जो भी पार्टी है वो उनको क्या प्रोजेक्ट कर रही है, दैट इज़ इंटरनल मैटर ऑफ पार्टी। लेकिन जहाँ तक आपने डेवलपमेंट की बात कही, गुजरात भी हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है। वहाँ पे भी कोई डेवलपमेंट होती है, मेरे को बहुत खुशी होती है। पंजाब में हो जब भी होती है, राजस्थान में हो जब भी होती है। लेकिन जो पैरामीटर्स हैं किसी भी प्रदेश के या देश के, अगर विकास के पैरामीटर्स हैं तो उसमें 4 मुख्य पैमाने होते हैं ये देखने के लिए कि कौन सा देश या प्रदेश कहाँ खड़ा है। वो है प्रति व्यक्ति निवेश कितनी है, प्रति व्यक्ति आय कितना है, और प्रति व्यक्ति जो आपका प्लान्ड बजट है उस पे प्रति व्यक्ति पे कितना खर्च हो रहा है, और रिसोर्सेज कितनी मोबिलाइजेशन हो रही है। जब रिसोर्सेज मोबिलाइज होंगी उसी समय तो आपको आगे प्लान्ड बजट बनाओगे, खर्चा करेंगे। क्योंकि बजट तो 2 किस्म का, प्लान्ड है, नॉन प्लान्ड है। नॉन प्लान्ड तो बजट जो है तनख्वाहों में चला जाता है, लेकिन प्लान्ड बजट जो है वो प्रदेश को, देश को आगे लेके जाता है। तो इन चारों पैमानों में अगर आप एक प्रदेश से नहीं, आप कहीं भी तुलना करेंगे तो मेरा छोटा सा प्रदेश है हरियाणा, लेकिन चारों पैमानों में आज बड़े स्टेटों में सबसे ऊपर है। चाहे वो प्रति व्यक्ति निवेश की बात हो, 2005 में जब हमारी सरकार बनी, कांग्रेस पार्टी की सरकार, उस टाइम 14वें नंबर पे था हरियाणा, आज नंबर 1 पर है। प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 पर है, और प्रति व्यक्ति जो आपका प्लान्ड बजट का खर्चा है वो नंबर 1 पर है। और रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन में भी जो नेशनल एवरेज है, मान लो वो 95% है। जो 11th 5 ईयर प्लान की जो भी एक वो भी जो होता है भाई, 11th 5 ईयर प्लान में ये हम रिसोर्सेज मोबिलाइज करेंगे तो अचीवमेंट जो है वो 95% है नेशनल एवरेज। और बहुत सारी स्टेटों की, किसी की 96 है। आप गुजरात का नाम लिया, गुजरात की भी मतलब 96.5% अचीवमेंट है रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन में, लेकिन हरियाणा की 192% है। तो कुल मिलाकर आप कह रहे हैं कि विकास के पैरामीटर पर हरियाणा न सिर्फ गुजरात, बाकी बहुत सारे स्टेट से आगे है, बल्कि सबसे आगे आप। हाँ, मेरा तो एक ही मॉडल है कि इंडिया का मॉडल होना चाहिए। देश को इंक्लूसिव ग्रोथ पूरे देश में होनी चाहिए, इसी प्रकार से प्रदेशों की भी इंक्लूसिव ग्रोथ होनी चाहिए। तो हमारे हरियाणा में इंक्लूसिव ग्रोथ जो पिछले 8-9 साल में हुई है कांग्रेस की सरकार बनने के बाद, उसमें बहुत अच्छा उसका रहा है। और इस बात के लिए मैं आभारी, जो यूपीए सरकार बनी है, जो केंद्र में सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में डॉक्टर मनमोहन सिंह जो वो नीतियाँ लेके आए, चाहे आपकी मिशंस लेके आए हैं, हॉर्टिकल्चर मिशन लेके आए हैं, रूरल हेल्थ मिशन लेके आए हैं, मनरेगा लेके आए हैं, और अभी जो लागू करने जा रहे हैं 20 अगस्त को आपका फूड सिक्योरिटी जो ऑर्डिनेंस पास किया है, ये बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुई हैं। जी, यूपीए की जो नीतियों की बात की आपने, इस पर भी मैं आपसे बाद में सवाल करूंगा इंटरव्यू के अगले हिस्से में। लेकिन आपने जिस तरह से जो बड़प्पन दिखाया कि आपको खुशी होती है जब गुजरात भी तरक्की करता है, राजस्थान भी तरक्की करता है, क्योंकि भारत की तरक्की इन राज्यों की तरक्की में ही छुपी हुई है। आपने इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की भूपेंद्र सिंह हुड्डा। हरियाणा में ये कहा जाता है कि अगर गुड़गांव को छोड़ दें तो हरियाणा का विकास की तस्वीर शायद वैसी ना हो। एक और बात कही जाती है, आप रोहतक से आते हैं, कई बार ये भी आप पर आरोप लगता है, या ये शिकायत कह लें, शिकवा कह लें, कि रोहतक में ज़्यादा विकास होता है। तो जो इंक्लूसिव ग्रोथ हुई है हरियाणा की में, क्या वो विकास की तस्वीर दिखती है? इंक्लूसिव ग्रोथ जो आपने कहा, गुड़गांव का आपने कहा, अगर आज मैं ये कहूँ आपको कि महाराष्ट्र से बॉम्बे को बाहर कर दो
तो क्या स्थिति होगी। आप मैं कह दूं चेन्नई को बाहर कर दो तमिलनाडु से, तो क्या स्थिति होगी। आज मैं कहूँगा गुजरात से जामनगर और अहमदाबाद को, गांधीनगर को, इनको बाहर कर दो। ये कोई लॉजिक नहीं है। वो तो इंक्लूसिव की जहाँ तक डेवलपमेंट की बात होती है, वो होता है कि आम आदमी को, मान लो आज हमने गरीब बच्चों की पढ़ाई का कार्यक्रम चलाया है। आज हरियाणा प्रदेश पहला प्रदेश है। आज मेरे यहाँ हरियाणा में कोई भी दलित जो है उसकी लड़की पहली जमात में दाखिल होती है सरकारी स्कूल में, तो 225 रुपये प्रति माह में वजीफ़ा देता हूँ। लड़के को 150 रुपये देता हूँ। इसी तरह बैकवर्ड क्लासेस के उनको देता हूँ। इसी प्रकार से BPL से नीचे 19 लाख से ज़्यादा बच्चों को आज जो है प्रति माह स्कॉलरशिप हरियाणा दे रहा है। वो कोई एक इलाके के लिए नहीं है, एक जगह के लिए नहीं है, वो किसी भी प्रदेश में कहीं भी होगा वहीं होगा। अब 2 लाख मकान जो है गरीब आदमी को गांव में बना रहे हैं हम, 2 लाख मकान, और 1.5 लाख मकान शहर में बना रहे हैं। कोई एक शहर या एक गांव के लिए नहीं बनेगा, पूरे प्रदेश के लिए बनेगा। और जो भी नीति होती है वो पूरे प्रदेश में लागू की जाती है। हमारी सरकार बनने के बाद जो मान लो इंडस्ट्रियल आप लगाओ जी, तो इंडस्ट्रियल IMT एक मानेसर में पहले से थी, वो बहुत अच्छी हमारी डेवलप हुई है। एक IMT हमने मेवात में बनाया है, जो पिछड़ा हुआ इलाका है हरियाणा का सबसे। एक IMT रोहतक में लगाया है, एक IMT खरखौदा में लगाया है, एक IMT हमने अम्बाला के लिए भी लगाया था, लेकिन वो किसी कारण से वहाँ नहीं बन सका। इस तरह इंडस्ट्रियल स्टेट एक जगाधरी में बनाई है हमने, पूरी उसमें। जहाँ तक एजुकेशन की बात है, क्यों एजुकेशन ही भविष्य है। आप देखें यहाँ से स्टार्ट करें, पंचकुला में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी बन रहा है। आप वहाँ से कुरुक्षेत्र चले जाएं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन बन रहा है। फिर वहाँ से करनाल जाएं, कल्पना मेडिकल कॉलेज बन रहा है। वहाँ से आप पानीपत जाएं, वहाँ प्लास्टिक इंजीनियरिंग का बन रहा है। वहाँ से आप सोनीपत जाएं, वहाँ आपका ये निफ्टम नेशनल फूड टेक्नोलॉजी जो यूनिवर्सिटी बन रही है, महिला विश्वविद्यालय वहाँ बना है, महिला मेडिकल कॉलेज वहाँ बना है, IIM लगा है, मेडिकल यूनिवर्सिटी बनी है। बेहद छोटा सा ब्रेक लेना है। मैं आपसे ये बातचीत जारी रखूंगा, आपको मौका दूंगा, तमाम आप जो विकास की बातें कह रहे हैं उनको सबको सुनेंगे, लेकिन एक बेहद छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तर्कश में आज मेरे बेहद ख़ास मेहमान हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, आप ब्रेक से पहले आप बता रहे थे कि जो विकास हुआ है वो हरियाणा के हर ज़िले में हुआ है, हर तबके को विकास का लाभ मिला है। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें, अगर फिर मैं कहूँगा कि गुड़गांव को अगर छोड़ दें, जिसको मिलेनियम सिटी कहा जाता है, बाकी राज्य में किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ? बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे टाइम बना है। अगर आप ये देखें तो 1966 में हरियाणा बना था। 1966 से लेकर 2005 तक पूरे प्रदेश में कुल 16 ROB बने थे, रेलवे ओवर ब्रिज जिसको कहते हैं। और 2005 से लेके अब तक जो है हमारे तो 25 तो बन चुके हैं, और इतने ही मतलब प्रोग्रेस में हैं, काफ़ी वो है। इसी प्रकार से सड़कें देखें आप, नेशनल हाईवे देखें, दूसरी रोड्स देखें, स्कूल की बिल्डिंग देखें, एजुकेशन के आप मैंने बताया है, आप चाहे हिसार जाएं, हिसार तीसरी यूनिवर्सिटी एनिमल साइंसेज की और हमने बना दी। सिरसा में जो हमारे से पहले मुख्यमंत्री थे उन्होंने अपने स्वर्गीय पिता के नाम से रखी थी, देवीलाल यूनिवर्सिटी रखी थी, उसमें 4 या 6 कमरे थे, उसको हमने एक यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया, UGC से रिकग्नाइज करवाई। इस प्रकार से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर खाली शिक्षा में नहीं, सड़क और उसके लिए नहीं, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रावधान किया है खेल कूद के लिए भी। हरियाणा छोटा सा प्रदेश है, अगर दिल्ली में कॉमनवेल्थ होते हैं और देश को 38 गोल्ड मेडल मिलते हैं, तो उनमें से 22 गोल्ड मेडल तो अकेले हरियाणा को मिले हैं। इसी तरह ओलंपिक्स में है, और क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बनाया है 220 के करीब जो है गांव में राजीव गांधी खेल परिसर हमने बनाए हैं, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। एक उस पर बड़े बड़े स्टेडियम बने, बड़े बड़े गांव में बनाए हैं। एक स्टेडियम पर 50 लाख रुपए से ज़्यादा लगा है। इंफ्रास्ट्रक्चर,
एजुकेशन, क्योंकि वो ही फ्यूचर है, उस हिसाब से इंक्लूसिव डेवलपमेंट पूरे प्रदेश की हुई है। आपने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपकी सरकार ने काफ़ी ध्यान दिया है। कुंडली मानेसर पलवल जो हाईवे एक बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट आपकी सरकार का रहा है, लेकिन वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। क्या स्टेटस है उसका, किस तरह की परेशानियां हैं कुछ उसको पूरा करने में? ऐसा है, जो उसका काम जो है 70% के करीब पूरा हो गया, लेकिन ये जो कमिटमेंट कंस्ट्रक्शन ने दी थी वो कई दफ़ा ये डिले हो गया प्रोजेक्ट, और इसके लिए एक कमेटी बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट इसका वो अंडर सुपरविजन सुप्रीम कोर्ट चल रहा है, जिसमें सेक्रेटरी रोड ट्रांसपोर्ट के वो चेयरमैन हैं, और तीनों स्टेटों के मतलब दिल्ली, हरियाणा, यूपी के जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो उसके सदस्य हैं, और सुप्रीम कोर्ट इसको सुपरवाइज कर रहा है। हम भी इसमें प्रयास में हैं कि जल्दी से जल्दी इस कार्य को पूरा किया जाए। और अभी जैसे डिले किया इसने तो कंसेशनर को पेनल्टी भी लगी है, लेकिन ये कमेटी में हम प्रयास कर रहे हैं भाई ये जल्दी से जल्दी पूरा हो जाना चाहिए था पूरा, और उम्मीद करते हैं भाई कोई ना कोई जल्दी फैसला होकर जल्दी पूरा होगा। बीच में इस तरह की भी कुछ खबरें आ रही थी कि जो कार मैन्युफैक्चर करते हैं, मारुति जो सबसे बड़ा एक तरह से कार मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में सबसे बड़ा उद्योग है, और हरियाणा में मानेसर में उसके प्लांट हैं, बहुत महत्वपूर्ण है हरियाणा के लिए। वो बीच में इस तरह की चर्चा थी कि वो नाराज़ हैं, वो परेशान हैं और वो गुजरात जा सकते हैं प्लांट लेके। नहीं, ये कोई इसमें वो नहीं है। आपको जो जहाँ तक मारुति का सवाल है जो आप बात कर रहे हो, उसकी आज तक की इन्वेस्टमेंट जो हुई है वो 17,000 करोड़ की हुई है, और 17,000 करोड़ में से 12,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट जो है हमारे टाइम में हुई है 2005 के बाद। पहले 5,000 की थी, और 6,000 करोड़ की और फर्दर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। एक्सपेंड किया, बल्कि उन्हें जाने का तो कोई मतलब ही नहीं, बल्कि सुजुकी की जो है मोटरसाइकिल की फैक्ट्री का भी जो है वो रोहतक IMT में लगाने जा रहे हैं। एक्सपेंशन हुआ है बहुत, जाने का कोई मतलब नहीं है। तो अभी भी लेकिन जो इंडस्ट्रियल हब की अगर बात करें तो क्या वो गुड़गांव, फरीदाबाद या जो बाकी इलाके हैं हरियाणा के, आपने कुछ जिक्र किया था बीच में, कुछ और प्लानिंग है कि बाकी और इलाके हैं वहाँ भी इंडस्ट्रियल हब उस तरह के तैयार हों? बताया ना मैंने, एक IMT मेवात में बना है, एक मानेसर हो गया, एक मेवात हमारा पिछड़ा हुआ इलाका है, एक IMT रोहतक में बना है, एक IMT खरखौदा में बना है, और एक इंडस्ट्रियल जो एस्टेट जो है जगाधरी में बनी है। हर जगह मतलब इस प्रकार से किया है। रेलवे कोच फैक्ट्री यहाँ पे आ रही है, उसके लिए अलग इंडस्ट्रियल एस्टेट बनी है। ख़ास तौर पे जो बैकवर्ड जो ब्लॉक्स हैं हमारे, उनमें हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी में खास उनको ज़्यादा कंसेशन हमने दिया है। भाई वहाँ पे कोई भी अपनी इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलप करना चाहे तो वो भी कर सकता है। अगर आप जो बात कर रहे थे, कंपैरिजन करें किसी भी स्टेट से कि पर 1000 जो इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट शहरों में किसकी ज़्यादा है, तो हरियाणा की सबसे ज़्यादा है, मतलब वन ऑफ द टॉप में है, और इस प्रकार से काफ़ी एम्प्लॉयमेंट आई है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, मुझे एक और ब्रेक पे जाना है, लेकिन उस ब्रेक पे जाने से पहले एक और छोटा सा सवाल आपसे करना चाहूँगा। अभी तक हमने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, उद्योग की बात की, किसानों की बात आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे याद है आपके पिता रणवीर सिंह हुड्डा से जो मेरा आखिरी इंटरव्यू था, शायद उनका भी वो आखिरी इंटरव्यू था, उन्होंने कहा था कि देश ने बाकी सारे जो क्षेत्र हैं उनमें विकास किया है, लेकिन किसान जो है वो अभी भी परेशान है, उसके लिए बहुत कुछ किए जाने की ज़रूरत है। हरियाणा में अगर बात करें, आपके लैंड एक्विजिशन पॉलिसी की बड़ी तारीफ हुई, उसको नेशनल लेवल पे मॉडल बनाने की बात हुई, लेकिन ओवरऑल अगर किसानों की बात करें हरियाणा में, वो कितना खुश है, उसके लिए क्या क्या आपने एफर्ट किए हैं? लैंड एक्विजिशन पॉलिसी की अगर बात करें, कई बार ऐसी खबरें आती हैं कि बहुत सारे मामले जो हैं वो अदालत में जा रहे हैं। दोनों मुद्दों पर आपकी राय? लेकिन जहाँ तक किसान की बात कही आपने, मैं स्वयं एक किसान का बेटा हूँ। लैंड एक्विजिशन की बात कही आपने, अदालत में तो जाते ही हैं मुकदमे, लेकिन हरियाणा पहला प्रदेश है जहाँ मैंने इकोनॉमिक वैल्यू लैंड को दी है। पूरे प्रदेश का फ्लोर रेट फिक्स किया, फिर कंपनसेशन के साथ जो है एन्युटी जो है फिक्स करी 33 साल के लिए, और अब पार्टनर बनाया है। तो देयर इज़ ऑलवेज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। मैं समझता हूँ जिसकी किसान की ज़मीन जाती है उसके लिए क्या होता है, इस वास्ते ही एन्युटी हमने 33 साल तक के
फिक्स करी है हमने, और किसान के लिए इसके लिए बहुत सारे हमने कदम भी उठाए हैं। जैसे जो क्रॉप लोन है उसके ऊपर हमारी सरकार आने से पहले ब्याज जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 11% कोऑपरेटिव बैंक में लगता था, तो वो घटा के हरियाणा पहला प्रदेश है जिसने 4% किया। और फिर एक दफ़ा जब दिल्ली में मीटिंग चल रही थी, प्रधानमंत्री ने पूरे देश के मुख्यमंत्री बुलाए थे, तो एक कमेटी बनाई थी, ये ख़ास तौर पे इसके बाद वर्किंग ग्रुप बनाया था, उसका मेरे को अध्यक्ष बनाया था। मेरे साथ सदस्य पंजाब के मुख्यमंत्री थे, बिहार के मुख्यमंत्री थे, बंगाल के मुख्यमंत्री थे। तो हमने रिकमेंडेशन की थी कि भाई जो हम हरियाणा में कोऑपरेटिव बैंक में 4% हमने कर दिया, पूरे देश में लागू होना चाहिए। क्रॉप लोन का किसी भी को 4% से ज़्यादा ब्याज नहीं लगना चाहिए। तो वो आज पूरे देश में लागू किया गया, जो समय पे वापस देता है। और जो काले कानून थे कोऑपरेटिव के हरियाणा में, वो हमने ख़त्म किए। और किसानों के लिए बहुत सारी सहूलियत के हमने किसान मॉडल स्कूल हमने चलाए, और मतलब किसानों के लिए बहुत सारी सहूलियत के हमने काम किए हैं। अभी और भी बहुत कुछ है, उचित दाम मिले उसको, उसके लिए भी हमने फार्मूला सजेस्ट किया हुआ वर्किंग जो हमारा ग्रुप था उसमें, कि भाई किसान की जो है जो कीमत है मिनिमम सपोर्ट प्राइस उसकी लागत के हिसाब से लगना चाहिए। लागत जमा 50% मुनाफा हो, वो एक सस्टेनेबल जिससे किसान खेती छोड़ने पे मजबूर। हाँ, सस्टेनेबल आमदनी उसकी जब ही बन सकती है। क्योंकि कई दफ़ा बीच में पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कीमत बढ़ गई, खाद की कीमत बढ़ जाती है, तो लागत बढ़ जाती है। यूपी सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाया था, 80,000 करोड़ के करीब जो है लोन वेवर की स्कीम दी, वो बहुत ही लाभदायक किसान को हुई। इस प्रकार से हमने भी हरियाणा में हमने इस किस्म की कोऑपरेटिव बैंक की जो स्कीम दी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, एक और ब्रेक का समय हो गया है। इस ब्रेक के बाद राष्ट्रीय राजनीति पर आपसे बात करेंगे। बहुत छोटे से ब्रेक के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा से ये बातचीत जारी रहेगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरे खास मेहमान हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, अभी तक हमने हरियाणा पे बात की, राष्ट्रीय राजनीति पे अगर बात करें, अभी आपने कहा कि यूपीए ने मनरेगा शुरू किया, अभी आरटीआई का कानून आप लेकर आए, अब फूड सिक्योरिटी बिल लेकर आए, लेकिन उस पर एक बड़ी चर्चा ये हो रही है कि यूपीए सरकार ऑर्डिनेंस के द्वारा फूड सिक्योरिटी बिल लेके क्यों आई, क्यों नहीं संसद में प्रॉपर बहस कराई, दूसरे राजनीतिक दल संशोधन देते, क्या ऐसी जल्दबाजी थी? लोगों का कहना है कि क्योंकि 2014 करीब है, इसलिए अब यूपीए सरकार फूड सिक्योरिटी बिल लेकर आना चाहती है। नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं थी, लेकिन यूपीए सरकार ने पूरा मौका दिया, लेकिन पार्लियामेंट का सेशन ही नहीं चल देते। विपक्ष का जो देखो कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन जो है वो लाभदायक होती है। अब सेशन ही, मैं तो सांसद रहा हूँ बहुत लंबे समय के लिए, जब विपक्ष उस पे आ जाएगी, सेशन ही नहीं चलेंगे, काम रोको चले, उनको ये होगा भाई इस बात से जब आम आदमी के काम की लाभ की बात होती है तो विपक्ष को सहयोग करना चाहिए। तो इस वजह से ऑर्डिनेंस लेके आए हैं कि भाई जो एक वायदा था यूपी सरकार का, उसको इम्प्लीमेंट करना है। बार बार उन्होंने प्रयास किया कि हम यहाँ उसमें सदन में लेके आएंगे, लेकिन विपक्ष ने हाउस ही नहीं चलने दिया, तो क्या करेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, 2014 के लिए, जैसे कि मैंने शुरू में भी आप से सवाल किया था कि नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाया, बहुत आक्रामक प्रचार कर रहे हैं, वो यूपीए की लीडरशिप पर बहुत शार्प अटैक कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी बेहद कठिन चुनौती पेश कर रहे हैं और कांग्रेस नरेंद्र मोदी की टक्कर पर कोई नेता अभी तक पेश नहीं कर पा रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर, जो जिसको कह सकें कि ये हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं? ऐसा है, देखिए, प्रजातंत्र में, डेमोक्रेसी में 3 चीज़ होती है किसी भी दल के लिए। 3 चीज़ हैं: दल की नीति, दल की नीयत और दल का नेता। तो जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, इसकी नीति सबको मालूम है, आम आदमी के लिए इसकी बात है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी, उस समय महात्मा गांधी का सपना था कि हमारा देश आज़ाद हो, हमारे देश में कोई बगैर खाने का ना रहे, हमारे देश में कोई बगैर छत के ना रहे, हमारे देश में कोई बगैर वस्त्र का ना रहे।
और उसी को आगे लेते पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनको आगे लिया। फिर जब इंदिरा जी आई, इंदिरा जी ने गरीबी हटाओ का लिया और उसमें बैंक नेशनलाइजेशन किया। गरीब आदमी की बैंक के दरवाज़ों पे गरीब आदमी या किसान कहाँ जा सकता था। ये तो मतलब इस किस्म का एक स्ट्रक्चर था। किसान के ऊपर इतना ब्याज लगता था, जो साहूकार थे वो इतना ब्याज लगाते थे, किसान वहाँ नहीं जा सकता था। उससे ग्रीन रेवोल्यूशन आया और बहुत लाभ हुआ। फिर उसके बाद सोनिया जी जब अध्यक्ष बनी तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ, ये जो फूड सिक्योरिटी बिल है या मनरेगा है, ये कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ है। और नेता, मैंने कहा आपको, नेता जो हमारी सोनिया गांधी सर्वमान्य नेता है। अब मैं किसी की व्यक्तिगत कोई बात नहीं कहता हूँ, लेकिन जिस दल की आप बात कर रहे हैं वहाँ उनके दलों के बड़े बड़े नेताओं के आपने बयान पढ़े होंगे कि हमारे को ये नेता मान्य नहीं है, हमारे को ये नेता मान्य नहीं है। सर्वमान्य नेता जिस दल में है ही नहीं, तो उसकी क्या बात, कहाँ मुकाबला। चलिए आपके दल की हमारे बात, पास तो जी आपके दल की बात करते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, यूपीए की सरकार चल रही है और दूसरा टर्म लगभग कंप्लीट कर रही है डॉक्टर मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, और हरियाणा में आप दूसरा टर्म आपका चल रहा है। पहली बार ऐसा हुआ कि वही सरकार जीत के आई, हरियाणा में आपने वो रिकॉर्ड बनाया, उस पर बात कर लेंगे। लेकिन अगर केंद्र की बात करें, जितने भ्रष्टाचार के आरोप यूपीए सरकार पर लगे हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि इसका खामियाजा 2014 में पार्टी को भुगतना पड़ेगा? ऐसा है, जो भी भ्रष्टाचार का जिसके भी आरोप लगा है, उसी समय यूपीए सरकार ने और कांग्रेस पार्टी की उसने प्रधानमंत्री ने फौरन एक्शन लिया है। किसी मंत्री पे लगा है तो मंत्री का छुटकारा हुआ है। लेकिन आप दूसरे दलों की देखो, उनकी क्या स्थिति कर्नाटक में हुई। आज उसके बाद ही चुनाव हुए, कर्नाटक में कांग्रेस जीती है, हिमाचल में कांग्रेस जीती है, उत्तराखंड में कांग्रेस जीती है। आगे चुनाव में भी जो है 2014 में भी कांग्रेस ही जीतेगी। यूपीए सरकार फिर तीसरी बार बनने जा रही है। पिछली बार लोकसभा चुनाव में हरियाणा में कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत बेहतरीन रहा था। इस बार क्योंकि लगातार आप की सरकार चल रही है स्टेट में, सेंटर में, जैसे मैंने कहा कि कई तरह के मुद्दे हैं करप्शन से जुड़े हुए, आपने कहा एक्शन लिया है, लेकिन फिर भी एक पब्लिक परसेप्शन होती है। क्या आपको लगता है कि 2014 में आपकी लड़ाई ज़्यादा मुश्किल होगी पिछली बार की तुलना में? नहीं, जैसे मैं कहा, फूड सिक्योरिटी बिल लेके आए हैं, मतलब आपकी 66% से 70% के करीब लोगों को इसका लाभ पहुंचने जा रहा है। हरियाणा का आप देखो, छोटा सा प्रदेश है, इसमें 1,30,00,000 आदमियों को, जबकि हमारी पॉपुलेशन 2.5 करोड़ है, उसमें से 1,30,00,000 आदमियों को इस बात का बेनिफिट मिलेगा। अरे इससे बड़ा कोई काम, इससे बड़ी योजना कोई दुनिया में नहीं है जो ये लेके आए हैं। मनरेगा की दिया, आपको रोज़गार का अधिकार दे दिया, आपको खाने का अधिकार दे दिया। तो उस पार्टी से आप देखें, जो मैटर करते हैं लोग, वो कांग्रेस के साथ ही रहेंगे। गरीब आदमी की पार्टी कांग्रेस पार्टी है, छोटे किसान की पार्टी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस पार्टी है। आखिरी सवाल आपसे कर रहा हूँ, कार्यक्रम का समय खत्म हो रहा है, कि आपके जो कई राजनीतिक प्रतिद्वंदी, खासतौर पर नेता विपक्ष जो हैं, वो जेल में भ्रष्टाचार के आरोप में, एक ये भी आरोप लगता है कांग्रेस के ऊपर कि वो जांच एजेंसियों का, सीबीआई हो और दूसरी जांच एजेंसी हो, उसका इस्तेमाल करती हैं अपने प्रतिद्वंदियों के खिलाफ। जो हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में बात किया, ये जो सीबीआई की जांच है वो 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए थे, और ये जो एफआईआर जो रजिस्टर हुई वो 2004 में हुई थी। वो स्वयं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री थे। तो कांग्रेस का तो इसका कोई लेना देना नहीं है, ना हमारी सरकार का कोई लेना देना, उस समय का है। और सीबीआई जो है वो उसकी एक रिलायबल एजेंसी है, उसके ऊपर सभी यकीन करते हैं। एक छोटा सा सवाल और कर लेता हूँ चलते चलते। कई जो राज्य के बड़े नेता हैं वो आपसे नाराज़ रहते हैं, केंद्र या नेतृत्व के पास आपकी शिकायत करते रहते हैं। नहीं, ठीक बात है, वो कोई नाराज़ भी होते होंगे, लेकिन मैं किसी से नाराज़ नहीं, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, तर्कश में राज्यसभा टीवी के लिए समय निकालने के लिए। तो ये थे हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, तर्कश में बेबाक बात करते हुए। एक और मेहमान के साथ अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे अनुमति दें। नमस्कार।